हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। देखिए दोस्तों, हमने इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ा था, है ना। और आज इसी वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे मैं पंकज कटारिया आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं और हम भी आपकी तैयारी को रेगुलर कोशिश कर रहे हैं कि हमसे जितना बेटर हो सके आपके लिए उतना बेटर करें। हम इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी मौद्रिक नीति की, उसमें हमने जाना था कि मौद्रिक नीति क्या होती है। दोस्तों, आज हम उसी मौद्रिक नीति को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और हम पढ़ेंगे कि आरबीआई, जिसे हम केंद्रीय बैंक के नाम से जानते हैं भारत में। सुनिएगा, देखो, हमने कहा था कि मौद्रिक नीति जो बनाने का दायित्व होता है वो केंद्रीय बैंक का होता है और भारत में केंद्रीय बैंक की भूमिका आरबीआई निभाता है। आरबीआई, इस आरबीआई द्वारा जो मौद्रिक नीति भारत में निर्धारित की जाती है, आरबीआई द्वारा इस मौद्रिक नीति को निर्धारण के लिए आरबीआई ने कुछ उपकरण काम में लेता है। आरबीआई वो कौन कौन से उपकरण है उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मौद्रिक नीति के उपकरण, मौद्रिक नीति के उपकरण, आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा उपकरण। सुनिएगा, मौद्रिक नीति के उपकरण। देखो, मौद्रिक नीति के मेजर तरीके से उपकरण का मतलब हम ये कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति निर्धारण में रिजर्व बैंक किस किस साधन का प्रयोग करता है उनकी बात हम करने वाले हैं। तो बेसिक रूप से हम कहें, मोटे तौर पर हम कहें तो रिजर्व बैंक दो तरीके के उपकरण काम में लेता है मौद्रिक नीति निर्धारण में। कितने तरीके के? दो तरीके के उपकरण काम में लेता है। पहले जो उपकरण होते हैं दोस्तों, उन्हें आप मात्रात्मक उपकरण कह सकते हो, मात्रात्मक। और ये जो मात्रात्मक उपकरण होते हैं इन्हें आप क्वांटिटेटिव मेथड्स कह सकते हो, मात्रात्मक उपकरण या मात्रात्मक विधियां, ऐसा लीजिए। यानी दो तरीके की विधियां काम में लेता है, दो तरीके के उपकरण काम में लेता है। पहले मात्रात्मक विधियां, उपकरण के साथ में मैं विधियां भी लिख देता हूं, यानी मौद्रिक नीति निर्धारण की विधियां या उपकरण। विधियों में पहली विधि कौन सी है? मात्रात्मक विधि। और दूसरी विधि कौन सी है? गुणात्मक विधि। समझिएगा, गुणात्मक विधि कहिए, गुणात्मक उपाय कहिए, एक ही बात है, विधि कह दीजिए। उपकरण कहिए, विधि कहिए, उपाय कहिए, एक ही बात है। हम ये कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति निर्धारण के लिए रिजर्व बैंक कितने तरीके के उपाय काम में लेता है। यहाँ उपाय और लिख देता हूं क्योंकि बुक्स में अलग अलग चीजें लिखी होती हैं, आप कंफ्यूज ना होइएगा। हमने कहा रिजर्व बैंक जो है मौद्रिक नीति निर्धारण के लिए दो तरीके के उपाय काम में लेता है। पहले है मात्रात्मक उपाय, जिन्हें आप क्वांटिटेटिव मेथड्स के नाम से जानते हैं। दूसरे हैं गुणात्मक उपाय, इन्हें हम चयनात्मक उपाय भी कहते हैं। कौन से उपाय? चयनात्मक। ओके, चयनात्मक उपाय। पहले उपायों में आपने देखा मात्रात्मक उपाय। देखिए, अब इनको हमें समझना है। यहां शब्दों का फेर है, कुछ भी नहीं है। ये है क्वालिटिव मेथड, सॉरी वो क्वालिटी मेथड है, ये है क्वांटिटेटिव मेथड। यानी यहां क्या है देखिएगा, मात्रा। इस मात्रात्मक उपायों में रिजर्व बैंक दोस्तों करता क्या है? सिंपल काम करता है। मुद्रा की जो मात्रा है, मुद्रा की जो मात्रा है, मुद्रा मात्रा, यानी मुद्रा की जो मात्रा है उसको प्रभावित करने का प्रयास करता है। मुद्रा मात्रा प्रभावित करता है, ऐसे समझ लीजिएगा, प्रभावित करता है। कौन से उपायों में? मात्रात्मक उपायों में। मात्रात्मक उपायों में रिजर्व बैंक सिर्फ और सिर्फ मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करने का प्रयास करता है। यहां कभी मुद्रा की मात्रा वह ज्यादा करता है तो कभी कम करता है। इन जो मात्रात्मक उपाय हैं इनको अपनाकर रिजर्व बैंक दोस्तों करता क्या है? कभी मुद्रा की मात्रा में को प्लस करने का प्रयास करता है तो कभी माइनस करने का प्रयास करता है। कौन से उपायों में? मात्रात्मक उपायों में। बात करते हैं गुणात्मक उपायों की। तो गुणात्मक उपायों में वह मुद्रा की मात्रा को से उसका कोई मतलब नहीं होता है। वह क्या करता है? हम कह सकते हैं मुद्रा के प्रवाह को, मुद्रा के प्रवाह को प्रभावित करता है। मुद्रा के प्रवाह को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। आप ये भी कह सकते हैं मुद्रा के गुणों को प्रभावित करता है। कौन से उपायों में? गुणात्मक उपायों में। क्वालिटी जो मेथड होते हैं इनमें रिजर्व बैंक करता क्या है? मुद्रा के प्रवाह को प्रभावित करता है। हम ये कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक यहाँ गुणात्मक उपायों में ये देखता है कि मुद्रा का जो प्रवाह हो रहा है वो आर्थिक गतिविधियों के लिए हो रहा है या गैर आर्थिक गतिविधियों के लिए हो रहा है। आर्थिक गतिविधियां,
गतिविधियां, समझिएगा इसको, गतिविधियां। यहाँ रिजर्व बैंक ये देखता है कि मुद्रा का प्रवाह है किस प्रकार की गतिविधियों के लिए हो रहा है, आर्थिक गतिविधियों के लिए हो रहा है या फिर गैर आर्थिक गतिविधियों के लिए हो रहा है, गैर आर्थिक गतिविधियों के लिए। समझना ये है आपको कि इन उपायों में रिजर्व बैंक सिर्फ और सिर्फ ये देखने का प्रयास करता है कि बैंकों द्वारा जो मुद्रा दी जा रही है वो आर्थिक गतिविधियों के लिए दी जा रही है, उत्पादक गतिविधियों के लिए दी जा रही है या गैर उत्पादक या गैर आर्थिक गतिविधियों के लिए दी जा रही है, और वह ऐसी इन गतिविधियों को ही प्रभावित करके मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने का प्रयास करता है गुणात्मक उपायों में। अब हम देखेंगे मात्रात्मक उपाय जो है उसमें कुछ उपकरण काम में लेता है कि रिजर्व बैंक किस तरीके से मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करे, उसके लिए उसे कुछ उपकरण काम में लेने होते हैं, और मात्रात्मक उपायों में जो उपकरण काम में लिए जाते हैं उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखो पहला जो उपकरण है, हम कहें पहला जो फेमस उपकरण है मात्रात्मक उपाय में, वो दोस्तों कौन सा है, बैंक दर, बैंक दर। ओके, दूसरा जो उपकरण है, पहले उपकरण लिख लेते हैं कौन कौन से होते हैं मात्रात्मक उपायों में, जो उपकरण होते हैं कौन कौन से उपाय होते हैं या कौन कौन सी विधियां होती हैं, उपाय वो लिख देते हैं यहाँ पे मात्रात्मक उपाय। मात्रात्मक उपाय कौन कौन से होते हैं उनको हम पहले एक एक करके लिख लेते हैं। पहला है बैंक दर, दूसरा है नकद आरक्षित अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात। तीसरा हम समझें तो तीसरा जो उपाय है वो है, इसे आप नकद आरक्षित अनुपात को आप CRR भी कह सकते हैं, जब इसको भी पढ़ेंगे तब बताएंगे इसको। फिर आप नेक्स्ट है वैधानिक तरलता अनुपात, तरलता अनुपात, इसे आप SLR भी कह सकते हैं, SLR स्ट्रेटली लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है रेपो दर, और नेक्स्ट है रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट कह सकते हैं, और लास्ट है खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज जिसे कह सकते हैं, ओपन मार्केट एक्टिविटीज जिसे आप कह सकते हैं। देखिए ये प्रॉपर रूप से जो मात्रात्मक उपाय हैं वो हैं, और मात्रात्मक उपायों में आप इन उपायों का हम कह सकते हैं रिजर्व बैंक विशेष सहारा लेकर कभी मुद्रा की मात्रा को कम करता है तो कभी ज्यादा करता है। अब इसमें एक एक आपको समझना है, समझिएगा। देखिए बैंक दर अगर हम कहें तो होती क्या है, पहले तो आपको इसको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझा देता हूं दोस्तों कि बैंक दर होती क्या है। देखो अगर हम ये कहें कि जो रिजर्व बैंक है वो भारत की, आपको पता है कि जो वित्तीय व्यवस्था है उस वित्तीय व्यवस्था के हेड पर जो बैंक स्थित है उसे हम रिजर्व बैंक कहते हैं। भारत में केंद्रीय बैंक की भूमिका भी यही निभाता है, कौन सा बैंक, रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक। यानी भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा बैंक है, रिजर्व बैंक है। भारत में इसी केंद्रीय बैंक का, इसी रिजर्व बैंक का ये दायित्व बनता है कि वो क्या करे, भारत में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करे, मौद्रिक नीति बनाए। इसके लिए रिजर्व बैंक सहारा लेता है बैंक दर का। अब बैंक दर होती क्या है, सुनना। देखो मार्केट में जितने भी व्यावसायिक बैंक हैं, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, व्यावसायिक बैंक, व्यावसायिक जितने भी व्यावसायिक बैंक हैं, और व्यावसायिक बैंकों में आप कह सकते हैं जैसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं SBI हो गया, उदाहरण के रूप में BOB हो गया, उदाहरण के रूप में PNB हो गया। कहने का अभिप्राय यह है कि आप मार्केट में जो भी बैंक देख रहे हैं जो जनता से पैसे का लेन देन करते हैं वो सारे कैसे बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं, व्यावसायिक बैंक हैं। ओके, तो ये जो व्यावसायिक बैंक हैं, इन बैंकों को जब पैसे की आवश्यकता होती है, इन बैंकों को जब पैसे की आवश्यकता होती है तो ये बैंक पैसा लेने कहां जाते हैं, केंद्रीय बैंक के पास। क्योंकि भारत में बैंकिंग व्यवस्था के हेड पर कौन सा बैंक स्थित है, केंद्रीय बैंक। तो इन बैंकों को जब भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो अंतिम रूप से पैसा लेने किसके पास जाएंगे, केंद्रीय बैंक के पास। केंद्रीय बैंक जो है वो जिस दर पर इन बैंकों को, इनका मतलब व्यावसायिक का मतलब कॉमर्शियल बैंकों को, व्यावसायिक
बैंकों को पैसा उधार देता है, पैसा हम कहें दीर्घ काल के लिए उधार देता है, दीर्घ काल के लिए उधार देता है, उधार दे। समझिएगा इसको। हमने कहा कि वह दर जिस पर देश का केंद्रीय बैंक, देश में जो व्यावसायिक बैंक हैं, और व्यावसायिक बैंकों में कंफ्यूज नहीं होना है, आप जो भी मार्केट में बैंक देख रहे हैं, चाहे वह एसबीआई हो, बीओबी हो, पीएनबी हो, हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि वो बैंक जो आप देख रहे हैं और जो जनता के साथ लेन देन करते हैं, ऐसे बैंकों को व्यावसायिक बैंक कहा जाएगा। और जब इन व्यावसायिक बैंकों को पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो ये पैसा लेने जाते हैं केंद्रीय बैंक के पास, रिजर्व बैंक के पास। केंद्रीय बैंक जिस दर पर व्यावसायिक बैंकों को पैसा उधार देता है, उसी दर को किस नाम से जाना जाएगा? हम कह सकते हैं उसी दर को बैंक दर के नाम से जाना जाएगा। और ये जो बैंक दर है, हम कह सकते हैं इसी दर पर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो है व्यावसायिक बैंकों के जो बिल होते हैं, विनिमय बिल, व्यावसायिक बैंकों के विनिमय बिलों की पुनर्कटौती करता है। तो यहां ये भी पूछ लेते हैं कि वह दर कौन सी होती है जिस पर रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है, तो उस दर को भी किस नाम से? बैंक दर के नाम से जाना जाएगा। सिंपल रूप में आप ये कह सकते हैं कि यह दर वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों को दीर्घ काल के लिए पैसा उधार देता है, उस दर को हम नाम देते हैं कौन सी दर? बैंक दर। क्लियर है? अब देखो होता क्या है कि जब रिजर्व बैंक को ऐसा लग जाए कि मार्केट में हम कहें मुद्रास्फीति की अवस्था हो गई है, और मुद्रास्फीति क्या होती है इसको आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको। देखिए दो अवस्थाएं होती है, मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन। देखिए स्फीति क्या होती है इसको समझना है आपको। इस मुद्रास्फीति एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें मुद्रा की जो मात्रा होती है उसका प्रसार हो जाता है। स्फीति का मतलब होता है फैल जाना, प्रसार हो जाना। ओके, यानी मुद्रास्फीति ऐसी अवस्था होती है जिसमें मुद्रा की मात्रा का बहुत अधिक प्रसार हो जाता है, लोगों के पास बहुत अधिक मात्रा में मुद्रा चली जाती है। जब मुद्रा लोगों के पास ज्यादा हो जाएगी दोस्तों, तो वह हम कहें उस अवस्था में वस्तुओं की कीमतें बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। जब मुद्रा ज्यादा हो जाती है लोगों के पास, तो उस अवस्था में क्या होने लगता है? वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं, और जब कीमतें बढ़ने लगती हैं तो उस अवस्था को हम मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। किसके कारण बढ़ी? हम ये कह सकते हैं लोगों के पास जो मुद्रा ज्यादा मात्रा में चली गई, उसकी वजह से वस्तुओं की कीमतें बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं और मुद्रा का मूल्य निरंतर रूप से गिरना प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसी अवस्था जिसमें वस्तुओं की कीमतें निरंतर बढ़ना प्रारंभ हो जाती हैं तथा मुद्रा का मूल्य निरंतर गिरना प्रारंभ हो जाता है, ऐसी अवस्था को कहते हैं मुद्रास्फीति। अब जब रिजर्व बैंक को ऐसा लग गया कि मार्केट में मुद्रा ज्यादा हो गई है, तो बताओ वह क्या करेगा? हम कह सकते हैं बैंक दर में वृद्धि कर देगा। वृद्धि का मतलब बैंक दर बढ़ा देगा, वृद्धि कर देगा, बैंक दर को बढ़ा देगा। किस अवस्था में? मुद्रास्फीति की अवस्था में, ताकि बैंक जो व्यावसायिक बैंक है वो बढ़ी हुई दर पर कम पैसा उधार लेने जाए रिजर्व बैंक के पास। जब ये स्वयं ही कम पैसा उधार लेने जाएंगे बढ़ी हुई दर पर, तो व्यावसायिक बैंकों से जो जनता उधार लेती है वो भी कम पैसा उधार लेगी। सिंपल सी बात है। तो जब मुद्रास्फीति की अवस्था होती है उस समय रिजर्व बैंक किसको बढ़ा देता है? बैंक दर को बढ़ा देता है। जब मुद्रा संकुचन की अवस्था होती है तो इसका विपरीत कर देता है, हम कहें बैंक दर को घटा देता है, क्योंकि संकुचन का मतलब होता है कमी हो जाना। जब मार्केट में मुद्रा की कमी है तो रिजर्व बैंक क्या करता है? अपने उधार देने की जो दर होती है ना, जो प्रतिशत होती है उधार देने की, उसको कम कर देता है ताकि जनता ज्यादा उधार ले सके, व्यावसायिक बैंक ज्यादा उधार दे सके। तो बैंक दर में वृद्धि तो कब की जाती है? मुद्रास्फीति की अवस्था में। और बैंक दर में कमी कब की जाती है? मुद्रा संकुचन की अवस्था में। ये देखिए हम देख रहे हैं किस
कौन से उपाय? मात्रात्मक उपायों में पहला उपाय, जो पहला उपकरण, बैंक दर। तो यहां ध्यान रखना है आपको, बैंक दर होती क्या है? बैंक दर दोस्तों वह दर है जिस पर व्यापारिक बैंकों को रिजर्व बैंक द्वारा दीर्घ काल के लिए पैसा उधार दिया जाता है, उस दर को हमने नाम दिया बैंक दर। और बैंक दर कब बढ़ाई जाती है? मुद्रास्फीति की अवस्था में। जैसे ही जनता के पास पैसा ज्यादा हो गया है तो बैंक दर में वृद्धि कर दी जाएगी, जनता के पास पैसा कम हो गया है तो बैंक दर में कमी कर दी जाएगी। क्योंकि स्फीति की अवस्था में तो बैंक, जो रिजर्व बैंक वो चाहता है कि जनता के पास और पैसा नहीं जाए, क्योंकि जब निरंतर जनता के पास पैसा जाता रहता है ना, तो मुद्रा वस्तुओं का मूल्य निरंतर बढ़ता रहता है। वस्तुओं का मूल्य बढ़ेगा तो हम कहेंगे मुद्रा की क्रय शक्ति घटेगी, और वस्तुओं के मूल्य को बढ़ने से बचाने के लिए तथा मुद्रा के मूल्य को गिरने से बचाने के लिए मुद्रास्फीति की अवस्था में बैंक दर में वृद्धि कर दी जाती है। मुद्रा संकुचन की अवस्था में बैंक दर में कमी कर दी जाती है। तो ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन आता है हमेशा कि मुद्रास्फीति की अवस्था में बैंक दर में क्या की जाती है, तो आपको ध्यान रखना है वृद्धि की जाती है, बढ़ाई जाती है। संकुचन की अवस्था में बैंक दर में कमी की जाती है। ओके, फिर हम देखते हैं नकद आरक्षित अनुपात। नकद आरक्षित अनुपात, ये देखिएगा क्या होता है। 1 मिनट का आपसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये नकद आरक्षित अनुपात क्या है दोस्तों, इसको देखिएगा। देखो, नकद आरक्षित जो अनुपात है उसकी हम बात करते हैं। थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक था, ध्यान देते हैं वापस से। नकद आरक्षित अनुपात क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखो, इसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं, यहां इसको कवर कर देते हैं, ये लीजिए, क्योंकि मुद्रा बैंक दर फिनिश हो गए हैं। अब हम बात करते हैं नकद आरक्षित अनुपात। देखिए, इसको हम CRR शॉर्ट रूप में कहते हैं। हम यहां कह सकते हैं केस रिजर्व रेशियो, समझिएगा। फुल इसकी अंग्रेजी कहें, फुल फॉर्म अगर देखें CRR की तो होती है केस रिजर्व रेशियो। देखो, केस का मतलब होता है नकद, रिजर्व का मतलब होता है आरक्षित, और रेशियो का मतलब होता है अनुपात। इसको समझिएगा। देखिए, व्यावसायिक जो बैंक हैं, मार्केट में जितने भी बैंक बने हुए हैं, व्यावसायिक बैंक जो जनता के साथ लेन देन करते हैं पैसे का, उन बैंकों को मार्केट में हम कहें खोलने की या मार्केट में संचालित होने का जो लाइसेंस दिया गया है RBI द्वारा दिया गया है। सिंपल सी बात है, यानी लाइसेंस किसके द्वारा? RBI द्वारा दिया गया। अब RBI ये कहता है इन बैंकों को कि भैया आपको हमने मार्केट में बने रहने की आजादी दी है, और आप कल को दिवालिया घोषित हो जाते हैं तो आपका पैसा हम जनता को चुकाएंगे। यानी रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी है, अगर ये जो व्यावसायिक बैंक है कल को फेल हो जाते हैं तो इनमें हमारा जो पैसा है जमा है वो रिजर्व बैंक हमें लौटाएगा, जनता को लौटाएगा। सिंपल सी बात है। तो रिजर्व बैंक इन व्यावसायिक बैंकों को ये आदेश देता है, व्यावसायिक बैंकों को, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, इनको रिजर्व बैंक एक आदेश देता है कि भैया आपके पास जितना भी जमाए हैं, जितनी भी जमा मुद्राएं हैं, हम कहें जितनी भी संपूर्ण देयता है आपके पास है, संपूर्ण देयता। और संपूर्ण देयता के लिए एक सिंपल शब्द आप ध्यान रखिएगा, जमाए। रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों को यह आदेश देता है कि आपके पास जितनी भी जमाए हैं, जितनी भी संपूर्ण देयताएं हैं, उसका एक निश्चित प्रतिशत संपूर्ण जमाए देयताओं का, संपूर्ण जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत इन बैंकों को किसके पास है? व्यावसायिक बैंकों के पास। एक निश्चित प्रतिशत इन बैंकों को RBI के पास नकद रूप में जमा करवाना होता है। समझिएगा, हमने कहा कि जितने भी बैंक हैं जो मार्केट में बने हुए हैं व्यावसायिक बैंक, उनको RBI ऐसा आदेश देता है कि आपके जितनी भी जमाएं हैं, आपके पास जितनी भी आपको जमा प्राप्त हो रही है, उसका एक निश्चित प्रतिशत आप कहां रखेंगे? RBI में नकद रूप में जमा करके रखेंगे। ये जो राशि व्यावसायिक बैंकों द्वारा RBI में नकद रूप से जमा करके रखी जाती है, इसे हम CRR के नाम से जानते हैं। CRR। देखो, अगर मान लीजिए मार्केट में क्या हो जाए, मुद्रास्फीति हो जाए, मुद्रास्फीति, समझिएगा इसको, मार्केट में कैसी अवस्था हो जाए? मुद्रास्फीति।
स्फीति का मतलब है कि मुद्रा की मात्रा पहले से बढ़ गई हो, मुद्रा की मात्रा फैल चुकी है, मार्केट में ज्यादा हो गई है। तो मुद्रा स्फीति की अवस्था में ये जो CRR है, CRR इस दर को बढ़ा दिया जाता है। किस अवस्था में? मुद्रा स्फीति की अवस्था में। हम कहें मुद्रा संकुचन जो है, मुद्रा संकुचन, मुद्रा संकुचन की अवस्था में विपरीत हो जाता है, CRR को घटा दिया जाता है। मुद्रा स्फीति की अवस्था में तो CRR में वृद्धि कर दी जाती है और संकुचन की अवस्था में CRR को घटा दिया जाता है। इसको और समझिएगा। मैं कहूं कि मान लीजिए व्यावसायिक जो बैंक है, ये जो SBI बैंक है, इसके पास अगर उदाहरण के रूप में हम माने कि जनता से 100 रुपए जमा के रूप में आया है, कितना रुपए? 100 रुपए जमा के रूप में, संपूर्ण देयता है 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए जमा के रूप में आया है। अगर हम कहें RBI ने ये कह रखा है कि आपको 10% CRR के रूप में रखना होगा, किसके रूप में? CRR के रूप में रखना होगा। तो ये जो CRR है, ये 10% CRR के रूप में रखना है। तो देखो कितना रुपया ये जनता को उधार दे सकता है? 90 रुपया जनता को उधार दे सकता है। लेकिन जब RBI को लग गया कि मार्केट में मुद्रा स्फीति है, मुद्रा स्फीति है, उस अवस्था में RBI क्या करेगा? इस CRR की दर को बढ़ाकर मान लीजिए 20% कर देगा। अब जब 20% हो जाएगा तो 100 रुपए का 20% कितना हुआ? हम ये कह सकते हैं 80 रुपए हो गया। जो व्यावसायिक बैंक पहले 90 रुपए उधार दे पा रहा था जनता को, अब वो सिर्फ और सिर्फ कितना दे पाएगा? 80 रुपए उधार दे पाएगा। तो जो एक्स्ट्रा मुद्रा बताइए, जो अतिरिक्त मनी मार्केट में जा रही थी, बताइए वो कंट्रोल होगी या नहीं होगी? तो मुद्रा स्फीति की अवस्था में तो CRR में वृद्धि और अपोजिट अवस्था मुद्रा संकुचन की अवस्था में CRR में कमी होती है। तो दो चीजें हमने अभी यहाँ स्पष्ट की है मात्रात्मक उपायों में, बैंक दर और CRR। ये जो स्थिति है दोनों को आपको समझना है। बैंक दर क्या होती है, CRR क्या होता है। CRR वह राशि होती है जो व्यावसायिक बैंक नगद रूप में कहां जमा करके रखते हैं? रिजर्व बैंक के पास जमा करके रखते हैं। मुद्रा स्फीति की अवस्था में CRR रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ा दी जाती है और मुद्रा संकुचन की अवस्था में घटा दी जाती है। बाकी जो और उपाय हम कहें मात्रात्मक उपाय में बच गए, इसका हम विवरण देखेंगे नई वीडियो में, नई जो हमारी क्लास रहेगी उसमें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही पर्याप्त दोस्तों। रेगुलर आप वीडियो देखें ताकि आपकी तैयारी बढ़ सके। बी कंटिन्यू, बी रेगुलर एंड थैंक यू।